डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 33। डैनियल को जब होश आया तो उसको पता चला उसकी जिंदगी 3 महीने आगे निकल चुकी है। वो अपने माँ बाप के मरने के बाद माइंड ब्लैंक्स खो चुका था और उसको अब होश आया था, और इस दौरान रेशा आंटी ने उसको सबसे छुपा कर रखा और ये अफवाह फैला दी कि उनका बेटा भी माँ बाप के सदमे में मर गया। क्योंकि रेशा को पता चल चुका था वो लोग अब डैनियल को मारना चाहते थे, इसलिए उसको बचाने के लिए रेशा ने झूठ बोला था और अंडरग्राउंड डैनियल का ट्रीटमेंट करवा रही थी। और अब 3 बाद डैनियल होश की दुनिया में लौटा, और अब रेशा और जेफ उसको उसकी माँ बाप की कब्र पर ले गए, और डैनियल उनकी कब्र देखकर इतना रोया कि जेफ और रेशा को उसको संभालना भारी हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था वो अपने माँ बाप को जमीन के अंदर से बाहर निकाल दे, और अब डैनियल को वो घर ले आए। लेकिन डैनियल के होठों को अब चुप्पी लग चुकी थी। अब न तो वो अब हंसता था, न किसी से बोलता था, बस खामोश एक कमरे का होकर रह गया। बेला, रेशा और जेफ उसको हंसाने की, उसका मन बहलाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन उसने दे से अपने होठों पर ताला लगा लिया। टूट तो रेशा का परिवार भी गया था, क्योंकि रेशा का पति मर चुका था। लेकिन रेशा के लिए ये बात अच्छी हुई, उसका पति एक बड़ा ऑफिसर था। कुछ मेहनत के बाद उसकी जॉब रेशा को मिल गई, जिससे ये परिवार संभल गया, और अब रेशा हनी के कातिलों के खिलाफ सबूत जमा कर रही थी। अभी डैनियल खामोश रूम में बैठा था जब रेशा उसके पास आए और डैनियल को समझाते हुए कहा, डैनियल बेटा, ऐसे रहोगे तो तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख पहुंचा रहा होगा। वो तुम्हें इतना कमजोर देखना नहीं चाहते थे। तुम्हारे डैड तुम्हें स्ट्रॉन्ग बॉय बुलाते थे। क्या तुम अब इतने कमजोर बनोगे? तो फिर डैनियल ने कहा, तो क्या करूं रेशा आंटी, मैं टूट गया हूँ, मुझे कोई जोड़ने वाला नहीं बचा है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। तब रेशा ने कहा, क्यों नहीं बचा है? तुम्हारे पास अभी तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी मॉम का परिवार तुम्हारा परिवार है, क्योंकि वहाँ वो है जिसको तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए पसंद किया, वहाँ तुम्हारी एन है। जाओ उसको लेकर आओ और फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। रेशा को भी नहीं पता था एन एक 6 साल की बच्ची है, वो भी यही समझ रही थी एन एक अच्छी खासी जवान लड़की होगी जिसको हनी ने अपने बेटे के लिए पसंद की है। और अब रेशा ने उसके हाथ में एक लेटर दिया और कहा, ये हनी ने मुझे अपने मरने से कुछ दिन पहले दिया था और कहा था जब कभी मेरा बेटा खुद को कमजोर और अकेला समझे उसको ये दे देना। और अब डैनियल ने जल्दी से वो लेटर लिया और पढ़ना शुरू किया। उसमें ब्रिटिश भाषा में लिखा था। अब डैनियल ने पढ़ना शुरू किया। डेनी, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आफोस में तुम्हारा ज्यादा साथ नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे दुश्मन मुझे ज्यादा दिन जीने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी मॉम के पास एक ताकत है जिसको वो छीना चाहते हैं, लेकिन वो ताकत मेरे बेटे की है, और वो ताकत तुम्हें मेरे लैब से मिलेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम एक बड़े साइंटिस्ट बनो और मेरा लैब तुम हैंडल कर लो, और वहीं पर तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो मेरे बेटे को बहुत ताकतवर बना देगी, जिसके ऊपर कोई हावी ना हो सके। लेकिन तुम ये ताकत पाकर अधूरे रहोगे डेनी, क्योंकि तुम्हारी ताकत को एन पूरा करेगी। वो तुम्हारा हिस्सा है डेनी, एन तुम्हारी है डेनी, उसको अपने पास ले आना। वो सिर्फ तुम्हारी है, और एन का परिवार वो भी तुम्हारा है। तुम जब भी खुद को अकेला समझो उनके पास चले जाना, वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी मॉम के अपने। वो तुम्हें जरूर अपना लेंगे, और वही तुम्हें तुम्हारी एन मिलेगी जिसको तुम्हें लेकर आना है, और उसको हमेशा अपने पास रखना। कभी खुद से दूर मत जाने देना, उसको इतना प्यार देना वो तुम्हें प्यार करने लगे, और उसका प्यार ही तुम्हें पूरा करेगा डेनी। वो लड़की तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश है। उन लोगों के पास चले जाना डेनी, अपने एन के पास चले जाना और अपनी माँ के फैसले पर भरोसा रखना, क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कभी गलत फैसला नहीं लेगी। तुम्हारी मॉम हनी। और डैनियल उस लेटर को पढ़कर बहुत उदास हुआ, और फिर उसने इंडिया जाने का फैसला किया। उसने एन को लाने का फैसला किया, क्योंकि अब उसको एन के प्यार की ही आस था कि शायद एन के आ जाने से उसकी जिंदगी फिर से संभल जाए। और फिर वो इंडिया के लिए निकल गया, और अब वो मिर्जा हाउस के सामने खड़ा था और एड्रेस मैच कर रहा था जो उसकी माँ ने खत में लिखा था। और अब वो अंदर गया। वहाँ 2-3 आदमी बैठे बात कर रहे थे, और अब वो इस अंग्रेज लड़के को देखकर चौंक गए। येलो कलर की जैकेट और ब्लैक जीन्स और सर पर ब्लैक कैप पहने 19 साल का, नीली आंखें और गोल्डन बालों का सुर्ख सफेद रंगत का लड़का खड़ा था। और वो तीनों भाई उसको देख खड़े हो गए, और उस अंग्रेज लड़के को देखकर उसकी लैंग्वेज में पूछा, हु आर यू? तब डैनियल ने अपना बैग खोला जो कंधे पर टांग रखा था, और उसमें से अपनी माँ की तस्वीर दिखाए और कहा, मेरा नाम डैनियल है,
मैं हनी का बेटा हूँ। और उस अंग्रेज के मुंह से अपनी भाषा सुनकर वो सब चौंक गए और कहा, आप हमारी लैंग्वेज जानते हो? तब डैनियल आहिस्ता से हाँ में गर्दन हिलाए और फिर शौकत मिर्जा ने कहा, हनी कहा है। और अब डैनियल ने उदास होकर सारी बात बता दी और इतना सुनकर सब तड़प कर रोने लगे और उन्होंने उसको सीने से लगा लिया। और शौकत ने उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा, डैनियल आप अकेले नहीं हो, हम सब हैं आपके। और उन तीनों ने उसको देखते ही अपना लिया जैसा उसकी माँ ने कहा था। और अब वो उसको अंदर ले गए और उन्होंने अपनी बीवियों को आवाज लगाई और वो दोनों बाहर आए और उस फिरंगी लड़के को देखकर खामोश रही। और अब सब घर के बच्चे बाहर आए और डैनियल चोर नज़र से उस चेहरे को तलाश कर रहा था जो उसकी माँ ने बताया था जिसके लिए वो यहाँ आया था। लेकिन वहाँ उसको कोई भी लड़की अपनी उम्र की नहीं दिखी और ना ही किसी की हेजल ग्रीन आंखें थी और ना ही लंबे बाल थे। और फिर सब का इंट्रो कराया, लेकिन उनमें से किसी का नाम हूरल एन नहीं था। डैनियल का मन किया वो उनसे कह दे उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको बस ये बता दे एन कहाँ है जिसके लिए वो यहाँ आया है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकता था। अब शौकत मिर्जा ने उसके लिए रूम सेट करा दिया। डैनियल रूम से बाहर नहीं आता था, अगर आता भी तो सब उसको देखकर खामोश हो जाते और घर की औरतें भी उसको देखकर खामोश हो जाती। डैनियल से वो तीनों बाप बेटे बहुत प्यार से बात करते, बाकी कोई बोलता भी नहीं था। अब उसको यहाँ अपना आप मिसफिट लगने लगा। अब वो यहाँ से जल्द जाना चाहता था क्योंकि उसको लगने लगा था उसका रंग रूप अलग होने की वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब वो यहाँ रहना नहीं चाहता था। बस वो अब एन को ले जाना चाहता था यहाँ से, इसलिए वो खामोशी से उसको सब जगह तलाश कर रहा था। सभी रूम चेक कर चुका था, आसपास भी नजरें दौड़ा चुका था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। अब जानबूझकर रूम से बाहर आया और चुपचाप एक चेयर पर बैठकर मोबाइल चलाने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन उसकी नज़र उन बच्चों पर थी जो कई सारे एक साथ खेल रहे थे। उसको लगा शायद कोई इनमें से एन के बारे में कुछ बोलने लगे, लेकिन वो सब मगन थे। और अब डैनियल खामोशी से ऊपर आ गया और विंडो पर खड़ा हो गया और उदासी से खुद से यही कह रहा था, कहाँ हो एन? क्या तुम्हें पता नहीं डैनियल तुम्हें लेने आया है? बस एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे आगे झुककर तुमसे प्यार मांग लूंगा और तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगा अपने घर। अब चाहे ये लोग तुम्हें मेरे साथ प्यार से भेजे या मुझे तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाना पड़े, तुम्हें मुझ पर तरस जरूर आएगा जब तुम मुझे देखोगी, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं बचा है एन। अब तुम ही मेरी जिंदगी को फिर से बसा सकती हो, मुझे संभाल सकती हो। और तुमने मॉम से वादा भी किया था आने का और अब आकर भी नहीं देख रही हो। तुम्हारे डैनियल का क्या हाल है? प्लीज इन आ जाओ यार, मुझे तुम्हें यहाँ से मेरे साथ चलना है। डैनियल इनको अपने उम्र की लड़की समझ रहा था जो उसको संभाल लेगी, उसके प्यार को समझेगी, लेकिन उसको ये नहीं पता था एन है कौन। और डैनियल ने अपना सर अपने हाथों पर टिकाते हुए कहा, प्लीज इन आ जाओ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है, मुझे अब तुम्हारे प्यार की जरूरत है एन, प्लीज आ जाओ। और तभी गाड़ी का हॉर्न बजा और डैनियल ने विंडो से देखा, ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक बच्ची को गोद में उठाकर ला रहा है। उसके हाथ में टेडी बियर है, लेकिन उसकी कमर डैनियल की तरफ थी। उसके बालों का एक खूबसूरत जुड़ा बना था जिसमें टेडी की बहुत सारी पिन लगी थी। और ड्राइवर के अंदर आते ही उस बच्ची को उसकी माँ ने फौरन गोद में ले लिया और उसको अंदर ले गई और डैनियल खामोशी से अंदर आ गया। और अगले दिन डैनियल गार्डन में बैठा यही सोच रहा था, लगता है मॉम आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई हूरल एन नहीं है। अगर होती तो क्या मुझसे मिलने नहीं आती या एक बार तो मेरे सामने आती? क्या उसको नहीं पता आपने उसको मेरे लिए पसंद किया हुआ था और आपके बारे में इतनी बड़ी बात सुनकर भी नहीं आए वो मुझसे मिलने? वो क्या साथ देगी मेरा जो एक बार मुझे देख भी नहीं रही आकर? और अब मैं उस घर में जाना नहीं चाहता मॉम जहाँ मेरी बुरी यादें बस चुकी है, और यहाँ रहना नहीं चाहता क्योंकि ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? और आपकी एन ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है और पता नहीं वो है भी या नहीं। अब क्या करूँ, किसके लिए जीऊँ? मैं आपके पास आ रहा हूँ मोम, आपके डेनी को आपके सिवा कोई प्यार नहीं कर सकता। और अब डैनियल चाकू से अपने हाथ की नस काटने जा रहा था जब एक छोटी सी बच्ची उसके सामने कुछ ही दूरी पर खड़ी हो गई और हंसने लगी। और डैनियल नस काटता काटता एकदम रुक गया और उस बच्ची को देखने लगा। और उसने देखा पिंक फ्रॉक और पिंक जूते पहने वो 6 साल की बेहद खूबसूरत बच्ची उसके सामने खड़ी है जिसके हाथ में वाइट टेडी बियर है। और अब डैनियल को ध्यान आया ये तो वही बच्ची है जो कल ड्राइवर उसको लेकर आया था। और अब डैनियल ने उस लड़की की आंखों पर ध्यान दिया। उसकी आंखें हेजल ग्रीन थी और बाल घुटनों तक थे और सर पर 2 बटरफ्लाई की पिन लगा रखी थी और हाथ में पिंक कलर की चूड़ियां थी। और डैनियल उसको देखकर कुछ कंफ्यूज्ड सा हुआ और उसके दिल में एक उम्मीद सी जागी, कहीं इन इस लड़की की कोई बड़ी बहन तो नहीं, क्योंकि इस लड़की की भी हेजल ग्रीन आइज और लॉन्ग हेयर है। इसलिए डैनियल ने उससे उसकी बहन के बारे में पूछने के लिए उसको इशारे से अपने पास बुलाया और हूर इशारा मिलते ही झट से डैनियल की गोद में जाकर बैठ गई।
क्योंकि वो ऐसे ही थी, वो बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल जाती थी। और अब डैनियल हैरान हुआ उस बच्ची को देखकर, क्योंकि घर के सारे बच्चे उसको देखकर चुप हो जाते थे या अंदर चले जाते थे। ऐसे में ये बच्ची उससे जरा भी नहीं हिचकिचाई, बल्कि उसको गोद में आकर बैठ गई। और अब डैनियल ने उससे उसका नाम पूछा, और जो उस लड़की ने बताया वो सुनकर डैनियल को अपने ऊपर सातों आसमान गिरते हुए लगे। उसके नाम पूछने पर हूर ने, मायरा ने जो उसको उसका इंट्रो रटाया हुआ था, उसने फटफट रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। माई नेम इज हूर अलेन। I am 6 year old, I am study in second class, my school name is Little Star। और डैनियल पीछे कुर्सी पर धंसा गया, और अब वो आगे कुछ और बोलती डैनियल ने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर उसके सामने अपनी मॉम की तस्वीर दिखाते हुए कहा, क्या आप इनको जानती हो? और हूर ने उनको देखकर कहा, ये तो हनी आंटी है, इन्होंने कहा था ये मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी और बहुत सारी चॉकलेट देंगी। और अब डैनियल के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी कि वही हूर अलेन है। और अब डैनियल उसको फटी फटी आंखों से देख रहा था और अपनी तकदीर पर हंस रहा था कि उसके साथ कितना भयानक मजाक हुआ है। मोहब्बत हुई भी तो एक ऐसी लड़की से जिसको मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। एपिसोड 34। उसका दिमाग खराब ये सोचकर हो रहा था, आखिर उसकी माँ ने उसके लिए एक 6 साल की बच्ची क्यों पसंद की। अभी वो सोचों में गुम था जब अगली आवाज हूर की आए। उसने अपनी कोयल जैसी बोली से कहा, आप कौन हो? तब डैनियल ने देखा वो बात तो उससे कह रही थी लेकिन खेल अपने टैडी से रही थी और बैठी उसको गोद में थी। तब डैनियल ने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम डैनियल है, मैं हनी आंटी का बेटा हूँ। और अब हूर ने कहा, उन आंटी ने मेरे लिए चॉकलेट भेजी है। तब डैनियल ने कहा, उन्होंने अपना बेटा भेजा है। और हूर 6 साल की बच्ची उसकी इस गहरी बात को नहीं समझ पाए और उसकी नज़र एकदम छुरी पर पड़ी और कहा, आप इस चाकू से क्या कर रहे थे? ये हाथ काट देता है, मेरी मम्मा का भी काट दिया था। फिर डैनियल ने कहा, मैं अपना हाथ काट कर मारना चाहता हूँ। तब हूर ने कहा, क्यों? तब डैनियल ने आहिस्ता से कहा, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता और कुछ बुरे लोगों ने मेरे माँ बाप को मार दिया। और अब हूर ने जो बात कही, डैनियल हैरत से उस लड़की को देखता रह गया कि ये बात उसने कही है या कुदरत ने उससे कहलवाई है। उसने कहा, आप मेरे लिए जियो, मैं हूं ना आपकी एन, मैं आपसे प्यार करूंगी। और अब डैनियल पत्थर की बुत की तरह उस लड़की के मुंह को देख रहा था जिसने इतनी बड़ी बात कह दी थी। उसको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये बात इस छोटी सी बच्ची ने कही है। और फिर हूर उसकी गोद से उतरी और चाकू हाथ में लिया और उसके हाथ में देकर मुस्कुराकर मासूमियत से बोली, आप उनको मार दो जो बुरे लोग हैं, जिन्होंने आपके मम्मा डैडी को मारा है। देसी मूवी में मारते हैं कच कच। उसने चाकू से मारने का एक्ट किया और फिर उसके हाथ में चाकू दे दिया और अब अपनी माँ की आवाज़ सुनकर भाग गई। और डैनियल उस बच्ची को जाता हुआ देखता रह गया जो उसको जिंदगी के 2 बड़े मकसद दे गई। पहला, उसको इनके लिए जीना है, वो उसको प्यार करेगी। दूसरा, उनको मार दो जिन्होंने तुम्हारे माँ बापों को मारा है। जो बात अभी तक वो नहीं जान पाया था, वो क्या करे क्या ना करे, उस समस्या को उस बच्ची ने एक पल में सुलझा दिया। ये लड़की उसके लिए ही बनी है, जो वो खुद इस बात को कह गई। वो उसकी अन है और फिर उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश है। और अब अगले दिन डैनियल ऊपर रूम के दरवाजे पर खड़ा होकर एन को देख रहा था, जो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और उसके सामने नाश्ता रखा था, लेकिन वो खा नहीं रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे मम्मा के हाथ से खाना है। अब उसकी माँ किचन से बाहर निकलकर हाथ साफ करती हुई निकली और कहा, ओहो हूर, बेटा दिदा के हाथ से खा लो, मम्मा को अभी बहुत काम है। और हूर बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके हाथ से खाना है। और मायरा पास खड़ी उसकी खुशामद कर रही थी, हूर दीदा की जान, मेरे हाथ से खा लो, मम्मा को बहुत काम है। और वो फिर से गर्दन नामे हिलाकर कह रही थी, नहीं नहीं, मुझे मम्मा के हाथ से खाना है, मम्मा के हाथ से खाना है। तब मायरा ने गुस्से में अपनी माँ को बुलाया, मम्मा आप ही खिलाओ इसको। मायरा ने तो उस प्लेट में पटका, इसने अगर आपसे खाना है तो ये आपसे ही खाएगी, बहुत जिद्दी होती जा रही है दिन ब दिन। और अब उसकी माँ बाहर आए और उसको नाश्ता कराने लगी और फिर उससे कहा, लाओ हूर, मैं जल्दी से तुम्हारे बाल बना दूं। तब हूर ने कहा, नहीं, मेरी पोनी दीदा बनाएगी, आप अच्छी पोनी नहीं बनाती हो। और मायरा बोली, नहीं मम्मा से बनवा, जब खाना मम्मा के हाथ से खाना है तो। तब उसकी ताई मुस्कुरा कर बाहर आए और कहा, इसका फिक्स है, खाना मम्मा से खाना और पोनी दीदा से बनवानी है। और अब मायरा ने उसकी पोनी बनाई और अरमान उसको गोद में उठाकर चॉकलेट दिलवाने चला गया। और ये सब डैनियल ऊपर से खड़ा देख रहा था और वो जान गया, एन अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकती क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है और उसके लिए अभी बस फैमिली का प्यार जरूरी था, डैनियल का नहीं। और अब डैनियल ने एक गहरी सांस ली और वो फिर से वही आकर बैठ गया एन के इंतजार में। और एन फिर से वहां आ गई और उसकी गोद में बैठ गई और अब उसके हाथ में एक गुड़िया और एक गुड्डा था।
और अब एन उस गुड्डे को देखती जिसकी आंखें नीली और गोल्डन बाल थे, और एन ने उस गुड्डे को देखकर कहा, ये आप हो ना, क्योंकि इसकी आंखें और बाल आपके देश से है। और डैनियल हल्के से मुस्कुराया। उसने देखा वो दोनों वेडिंग कपल थे। गुड्डे ने ब्लैक कोट पेंट पहना था और गुड़िया ने व्हाइट गाउन। और फिर डैनियल ने हल्के से मुस्कुराकर उस गुड़िया को हाथ में लेकर कहा, ये इसकी एन है। उसने उन दोनों को एक साथ किया और फिर एन बहुत जोर से हंसी और डैनियल ने उसके दांतों को देखा जो नीचे के 2 दांत टूट रहे थे। तब डैनियल ने कहा, एन, आपके 2 दांत कहाँ हैं? तब एन ने हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहा, चूहा ले गया, मैं उसे लेकर आऊंगी। और डैनियल उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। और अब डैनियल ने कुछ सोचकर एन से कहा, क्या एन आप मेरे साथ चलोगी? तब हूर ने कहा, क्या आप मुझे चॉकलेट देंगे? तब डैनियल ने उसके लिए जेब से कितनी सारी चॉकलेट निकाली और हूर की आंखों में एकदम चमक आ गई और कहा, मैं सारी ले लूं? डैनियल ने हाँ में जवाब दिया और कहा, इनको आप एक साथ मत खाना वरना आपके सारे टीथ माउस ले जाएगा। और एन ने हाँ में गर्दन हिलाई और अब हूर ने चॉकलेट लेकर उसके गाल पर किस करके थैंक यू कहा और डैनियल मुस्कुराने लगा। और हूर ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं। तब डैनियल ने कहा, मैं आपको अच्छा लगा? और एन ने चॉकलेट खाते हुए हाँ में जवाब दिया। फिर डैनियल ने कहा, एन, क्या आप मुझसे प्यार करोगी? तब हूर ने हाँ में जवाब दिया और डैनियल अपना हाथ उसके आगे करते हुए कहा, प्रॉमिस करो मुझसे। और एन ने अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ पर रख दिया और फिर वो चॉकलेट और गुड्डा वो सब गोद में उठाकर भाग गई और साथ में अपनी छोटी छोटी चूड़ियां वही रखी छोड़ गई और वो गुड़िया। और डैनियल ने उसको उठाकर जेब में रखा लिया और फिर डैनियल रोज उसी जगह बैठता और वो वहीं आ जाती और उससे घंटों बात करती। और अब डैनियल भी उसकी मासूम बातों का दीवाना होता जा रहा था। कुछ दिन ये राबता चला। फिर एक दिन समीरा ने हूर को डैनियल की गोद में बैठे देख लिया और हूर अपनी माँ को देखकर उनकी तरफ भाग कर आए और समीरा उसको खींचती हुई ले गई। और फिर डैनियल अगले दिन उसी जगह आया लेकिन अब एन नहीं आए और वो समझ गया अब उसकी माँ ने उसको रोक लिया है। और फिर एन उसको कहीं नहीं दिखाई दी और अब डैनियल को अपनी जिंदगी के मकसद मिल चुके थे। अब वो वापस जा रहा था। शौकत मिर्जा ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन अब वो रुका नहीं और वहां से वापस अपने देश आ गया और ओडेक्स गैंग के बारे में रिसर्च शुरू की और अब उसको पता चला वो कितना खतरनाक गैंग है। वो उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता लेकिन उसको अपनी माँ की बात याद आई, उसकी ताकत लैब में है और उसने अपनी स्टडी शुरू की और खामोशी से लैब रिसर्च करने लगा। और अब मदद के लिए अपने बाप के दोस्त डैडली आका के पास आया और उसकी बात सुनकर डैडली आका की बीवी ने डैनियल को अपना बेटा बना लिया क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। और मोमर जॉय ने अपने हस्बैंड डैडली से कहा और उसने डैनियल की बॉडी को ट्रेन करना शुरू कर दिया क्योंकि उसको पता था जिससे वो बदला लेना चाहता है वो ओडेक्स इंसानी वेम्पायर है और बहुत ताकतवर है। और अब डैडली ने उसकी बॉडी ने खतरनाक साल्ट उतारने शुरू कर दिए और कुछ साल्ट ऐसे थे जिनमें उसको जंगल में जाकर हरियाली में रहना था। और 1 साल वो जंगल में रहा और वहीं पर उसने जानवरों से दोस्ती कर ली। और अभी वो खुद को कमजोर मानता था, वो ओडेक्स गैंग से हर हाल में आगे जाने था। और अब वो नाइजीरिया में मार्शल आर्ट और कुंग फू की ट्रेनिंग लेने गया और उसके अंदर सीखने का जुनून और स्टेमिना था कि उसने 4 साल का काम उसने 2 साल में कर लिया। और उन्हीं मास्टर से डैनियल ने हिप्नोटिज्म सीखा और उसके मास्टर ने कभी उससे कुछ नहीं लिया ये कहकर कि उनकी कला बिकाऊ नहीं है, लेकिन उसके जाते टाइम उन्होंने उससे कहा, उन्होंने अपनी कला का सौदा नहीं किया और ना अपनी कला किसी को दी है, लेकिन तुम पहले और आखिरी हो जिससे मैं कला सीखा रहा हूँ और आज ही मैं तुमसे कीमत मांगता हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी से मजबूर हो गया। मैं डैनियल तुमसे अपनी बेटी केटी के लिए तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। और डैनियल मजबूर हो गया लेकिन उसने साफ कह दिया उसकी मोहब्बत कोई और है, वो उसी से शादी करेगा। और केटी ने उसको सारी शर्तें मंजूर कर ली। डैनियल ने सोचा उसकी शर्तें सुनकर वो मना कर देगी लेकिन वो नहीं मानी और डैनियल को मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन डैनियल ने उसको अपने साथ ले जाने से मना कर दिया जब तक उसका मकसद पूरा ना हो। और अब वो वापस आ गया और एक एक करके अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने लगा और उनको इतनी बेरहमी से मौत देता कि सब खौफ से उसको डेविल बुलाने लगे और वो डैनियल से डेविल बन गया। और जब बेला को पता चला उसने शादी कर ली है तो बेला ने जहर खा लिया और ट्रीटमेंट करवाने से मना करने लगी। और तब रेशा आंटी ने उसके सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगी और डैनियल यहाँ पर भी मजबूर हो गया और उसने बेला को बहुत समझाया लेकिन उसने जहर खा रखा था और दावा नहीं ले रही थी। फिर डेविल उसके सामने भी वही शर्तें रखी और वो भी मान गई, बस उसे डैनियल की बीवी बनना है। और केटी वो लड़की थी जो उसके दुश्मनों तक पहुंचने का जरिया थी और यूं इस तरह उसको 3 शादी करनी पड़ी। लेकिन हूर उसके दिल में थी, इन औरतों को वो अपनी जिंदगी में ले आया था लेकिन एन की जगह उसने किसी को नहीं दी। और अब वो पूरे 4 साल बाद एन से मिलने के लिए गया जिसने उसको डैनियल से डेविल बनाने की राह दिखाई थी और उसको कुछ पता ही नहीं था
कि वो किसी जिंदगी में कितना बड़ा रोल अदा कर चुकी थी, और अब वो वहां गया तो पता चला वो फैमिली डूबने की कगार पर थी, क्योंकि वो दोनों भाई अपना सब कुछ शेयर मार्केट में लगाकर सब कुछ खत्म कर चुके थे और उनका सब कुछ छीन गया। और अब 10 साल की एन अपना डैडी को देखकर रो रही थी, क्योंकि उसके डैडी सदमे से बीमार पड़ गए थे और डैनियल एन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। इसलिए वो वापस आया और एन की खातिर उसने कोर्ट में खुद को जिंदा साबित किया, जो कि रेशा ने उसकी जान बचाने के लिए मरा हुआ साबित कर रखा था और वो अपने दुश्मनों को चुपचाप मार रहा था। लेकिन उसकी एन रो रही थी और वो कभी एन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, क्योंकि वो लड़की अब उसके जीने की वजह थी। इसलिए उसने डैनियल को जिंदा करके अपनी सारी जायदाद वापस ले ली कोर्ट से और अपनी डैड की कंपनी के करोड़ों रुपए के शेयर मार्केट में बेच दिए और वो सारा पैसा मिर्जा फैमिली को भिजवा दिया। यूं इस तरह डैनियल उनके लिए फरिश्ता बन गया। उसने उस फैमिली का तब साथ दिया जब सब ने साथ छोड़ दिया था, और अब वो एन को एक क्वीन की जिंदगी देना चाहता था। इसलिए उसने बिजनेस शुरू किया, दुनिया के लिए मेडिसिन का और पीछे से वेपन का बिजनेस, जो दुनिया भर में सप्लाई होने लगे। और अब डेविल पर बेहिसाब पैसा और पावर थी जिसका कोई मुकाबला नहीं था, और उसने एन को उसके घर पर भी प्रिंसेस वाली जिंदगी दी और फिर उससे शादी की और अपने पास ले आया। और अब एन बुद्ध बनी बैठी थी और उसकी बातें सुन रही थी, और अब वो सोच रही थी क्या वो इससे बचपन में इतनी फ्री होकर बातें करती थी, और क्या वही उसको डेविल का रास्ता दिखाने वाली है। अब डैनियल ने उसको अपने मॉन्स्टर बनने तक की सारी दास्तान सुना दी, और अब डैनियल आहिस्ता से एन के पास आकर बैठ गया और अब आहिस्ता से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, बस उस साल्ट ने मुझे ऐसा बना दिया है, लेकिन अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा क्योंकि मेरी एन मेरे पास आ चुकी है। और एन, मुझे अब आकर पता चला मेरी मॉम ने मेरे लिए वो 6 साल की बच्ची क्यों पसंद की, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। BCOs यू आर माई शील्ड, मैं अधूरा हूँ एन, तुम्हारे बिना। और अब एन उसकी आंखों में देख रही थी, उसका डर कहीं दूर जा खड़ा हुआ था। वो उसकी बातों के जादू में खोने लगी, और डैनियल ने उसके चेहरे को उसने अपने दोनों हाथों में लिया हुआ था और माथे से अपना माथा टिकाते हुए गहरी सांस लेते हुए कहा, एन प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा डैनियल ही हूँ, तुम्हारा डैनी हूँ। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, क्योंकि मुझे से तुम्हारी दूरी अब बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे मेरी वही एन लौटा दो जिसने मुझसे अपना नन्हा सा हाथ रख कर वादा किया था वो मुझे प्यार करेगी। मुझे मेरी वही एन चाहिए जिसने मुझसे बहुत प्यार किया था। आज मुझे फिर तुम्हारे प्यार की जरूरत है। डैनियल ने अपनी आंखें बंद कर पूरी शिद्दत से उसको अपने प्यार का यकीन दिला रहा था, और एन बिल्कुल खामोश थी और वो उसकी बातों में खोने लगी। और अब डैनियल ने धीरे धीरे उसके माथे को चूमा और फिर उसके दोनों आंखों को चूमते हुए कहा, इन हेजल ग्रीन आंखों में मैं अपने लिए खौफ और नफरत नहीं देख सकता, और इन गुलाबी होठों पर मैं बस देनी सुनना चाहता हूँ, दरिंदा या डेविल नहीं। और अब डैनियल ने उसको खामोश देखकर उसको होठों को अपने होठों में ले लिया और उसको किस करने लगा, और एन भी उसके पास आने से पिघलती जा रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। और डैनियल के प्यार में जुनून आने लगा क्योंकि वो तड़प रहा था उसके पास आने के लिए, और एन ने उसको जैकेट के कॉलर को मजबूती से पकड़ा हुआ था, और एन उसके पैशन से घबराने लगी और पीछे को होने लगी। लेकिन उसने एन को दीवार से लगा दिया और अभी भी उसको जुनून में किस कर रहा था, और दीवार से टकराने से दीवार पर लगी सीनरी जमीन पर गिर गई, और एन ने एकदम आंख खोली और उसके कानों में लोका की आवाज गूंजी, एन वो बहुत चालाक है, वो तुम्हें फिर कोई झूठी कहानी सुनाकर तुम्हें अपने बस में कर लेगा, क्योंकि वो एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है जो मासूमों को खाता है। अब तुम उसकी किसी बात का यकीन मत करना, वरना वो तुम्हें अपने हिप्नोटाइज कर लेगा और तुम फिर उसके आगे बेबस हो जाओगी। और अब फिर से एन को उसका मॉन्स्टर वाला रूम याद आने लगा और उस पर फिर घबराहट चढ़ने लगी, और अब उसने ध्यान दिया डैनियल उसके जिस्म को पैशनेटली किस कर रहा था, और जैसे ही डैनियल अपने हाथ उसकी जैकेट को उतारने के लिए बढ़ाया, एन ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उससे एकदम पीछे हो गई और चीखते हुए कहा, ठीक कहती थी लोका। और अब एन रोते हुए बोली, तुम एक बहुत चालाक मॉन्स्टर हो, तुम मुझे फिर कोई झूठी कहानी सुनाकर मुझे अपने बस में करके मेरे जिस्म को हासिल करना चाहते हो। और डैनियल ने आहिस्ता से खून बरसाती आंखों से लोका का नाम लिया, लोका ये सब उसने किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी कहानी का यकीन नहीं करूंगी। और डैनियल उसको बेबसी और उदासी से एन को देख रहा था जो उस पर जरा सा भी यकीन नहीं कर रही थी। और फिर डैनियल ने अपनी मॉम की तस्वीर की तरफ मुड़कर कहा, मतलब एन तुम सोच रही हो मैं तुम्हारे जिस्म के लिए अपने माँ बाप की मौत की झूठी कहानी सुनाऊंगा, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो एन। और अब डैनियल मुड़ा, लेकिन एन वहाँ नहीं थी, और अब डैनियल दरवाजे की तरफ पलक झपकते ही आया और उसने देखा एन भाग रही है, और डैनियल गुस्से में बाहर निकला, लेकिन तेज धूप उस पर पड़ी और एकदम वो पीछे हुआ क्योंकि रोशनी में उसका जिस्म जलने लगता था और वो मॉन्स्टर बनने लगता था।
और जिस वजह से वो नॉर्मल हुआ था वो वजह उससे दूर हो चुकी थी। और अब डैनियल दरवाजे से ही दहाड़ा, एन वापस आओ। और एन एकदम मुड़ी और कहा, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, भूल जाओ मुझे दरिंदे कहीं के। और वो वापस पलटकर भागने लगी। तब ही डैनियल ने सिक्योरिटी गार्ड से दहाड़ते हुए कहा, कैच हट, पकड़ो उसे। लेकिन एन पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने अपनी साइड से जहरीला स्प्रे निकाला और उनको आंखों पर मार दिया और उनको धक्का देकर भाग गई। और वो गार्ड अपनी आंखें पकड़कर जमीन पर बैठ गए और वो गेट के बाहर निकल गई। और डेविल उसको खून बरसाती आंखों से देखता रह गया। और अब वो अंदर आया और गुस्से में दीवार पर एक पंच मारा और वो दीवार बीच में से फटती चली गई और उसकी दरारें छत तक आए और ऊपर लगा बहुत बड़ा फानूस जमीन पर गिरा और उसके गिरने से भयानक शोर हुआ। अब कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और कुछ डेविल के जिस्म में घुस गए। अब यही तबाही आई थी डेविल के दिल के अंदर भी, क्योंकि उसको बिल्कुल यकीन नहीं था एन उसको चकमा दे जाएगी। और अब डैनियल डेविल की वॉइस में बोल रहा था, एन तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने आज भागकर अपनी जिंदगी के लिए दर्द और तकलीफ को बढ़ा लिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम डेविल से बचकर भाग जाओगी? बहुत बड़ी गलती कर दी एन, बहुत बड़ी, जो डेविल कभी माफ नहीं करेगा। अभी तक तुमने सिर्फ डैनियल का प्यार देखा है, लेकिन अब तुम डेविल का गुस्सा देखोगी एन, उसको नफरत देखोगी। और डेविल दहाड़ा, एन। और अब एन भागकर एक टैक्सी में बैठ गई और सीने पर हाथ रखकर आंखें बंद करके अपनी सांस को बहाल कर रही थी और बार बार कह रही थी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते डेविल, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। और जो लड़का टैक्सी चला रहा था वो उसके बोलने से समझ गया ये लड़की एक इंडियन लड़की है जो मुसीबत में है, क्योंकि वो खुद भी एक इंडियन था। इसलिए बोला, मैडम कहाँ जाना है आपको? अब एन ने आंखें खोली और उसको देखा और आहिस्ता से कहा, एयरपोर्ट। और वो उसको लेकर एयरपोर्ट आ गया और एन एकदम निकल कर भागी। और तभी उस लड़के ने कहा, मैडम मेरे पैसे। और एन एकदम रुकी और अब उसने अपना सर पकड़ा। वो तो बैग वही छोड़ आए क्योंकि सारे क्रेडिट कार्ड तो उसमें ही थे। और अब एन ने कहा, कितने पैसे देने हैं? तब उस लड़के ने कहा, 500 पाउंड। और एन ने अपनी एक रिंग निकाल कर उसको देते हुए कहा, मेरे पास ये है। और उस लड़के ने वो रिंग देखी और उसकी आंखें फटी रह गई क्योंकि वो रिंग करोड़ों की थी। और वो लड़का समझ गया ये लड़की बहुत मासूम है जो इस रिंग की कीमत नहीं जानती। जरूर ये किसी हाई प्रोफाइल घर की लड़की है, लेकिन मुसीबत में फंस गई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये मेरे देश की है। और अब उस लड़के ने कहा, मैडम आप ये रख लो और कोई हेल्प चाहिए तो बता दे, मैं मदद कर दूंगा। तब एन ने कहा, नहीं थैंक यू। और वो एयरपोर्ट के अंदर भागी और एक टेलीफोन के पास गई। उसको बस मायरा का नंबर याद था और उसने जैसे ही नंबर मिलना चाहा वहां पर भी पैसे चार्ज किए गए और अब वो परेशान हो गई। तब उसी लड़के ने उसको पैसे दिए और अब एन ने उसको थैंक यू कहा और जल्दी से नंबर मिलाने लगी। और वो लड़का एन को नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहा था, जिसके कपड़े ब्रिटिश लड़कियों वाले थे और खूबसूरती कमाल की थी। और अब नंबर बंद मिला और हूर बुरी तरह रोने लगी क्योंकि वो तो इसी उम्मीद में भागी थी कि कॉल करके दीदा को सब बता देगी और वो कोई ना कोई हल निकाल देगी, लेकिन उसका नंबर बंद था। और फिर उस लड़के ने कहा, मैडम आप मेरे साथ चलो मेरे घर, जब तक आपका कोई अपना नहीं मिलता। और अब हूर ने उस 25-26 साल के लड़के को देखा जो इंडियन था और अब हूर ना चाहते हुए भी उसके साथ चल दी, ऊपर वाले पर भरोसा करके उसके घर आ गई। जब रात हो गई तो डेविल गाड़ी लेकर भागा और अब साथ में उसके जेफ भी था। और जेफ ने सारी बातें सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया और कहा, ये लोका हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? और ये एन ने क्या किया? और डेविल ने गाड़ी को हवा में उड़ा रखा था। जेफ को भी उसके साथ गाड़ी में बैठकर डर लग रहा था और वो आहिस्ता से बोला, डेविल रिलैक्स, मिल जाएगी एन। तब डेविल ने कहा, उसको तो मिलना ही पड़ेगा। और डैनियल ने सब जगह देख लेकिन वो नहीं मिल रही थी और वो सड़कों पर गाड़ी घुमा रहा था। तब जेफ ने कहा, डेविल क्या तुम एन को स्मेल नहीं कर पा रहे? तब डेविल ने कहा, लोका ने उसको हर वो पॉइंट बता दिया है जिससे वो मुझसे दूर जा सके। और अब रात भर सड़कों पर धक्के खाने के बाद जेफ डेविल को जबरदस्ती वापस लेकर आया क्योंकि दिन निकलने वाला था। और अब डेविल वापस आया और गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। और अब एन उस लड़के साथ इस छोटी सी सोसाइटी में आ गई। यहाँ सब के छोटे छोटे से एक जैसे घर थे, एक लाइन से बने हुए, और एन उनको देखती हुई आगे बढ़ रही थी। और वो लड़का उसको एक घर में ले गया और उसने आवाज लगाई, मम्मी दीदी बाहर आओ। और एक बूढ़ी औरत और एक 40 साल की लड़की बाहर निकली और वो एन को देखती रह गई। उसके हुलिये से वो समझने लगी ये कोई फॉरेनर लड़की है और वो खूबसूरत भी बहुत थी। और फिर उस लड़के ने कहा, मम्मी ये लड़की एक इंडियन लड़की है, लेकिन यहाँ ये एक मुसीबत में फंस गई है, तो मैं इसको यहाँ ले आया। और उन दोनों मुस्कुराकर उससे उसका नाम पूछा तो हूर ने कुछ सोचकर कहा, रोजी। और वो दोनों उसको अंदर रूम में ले गई। वो 3 कमरों का छोटा सा घर था और उन्होंने हूर को अपने पास बुलाकर बैठा लिया और कहा, बेटा तुम्हारी फैमिली कहाँ है? और अब हूर जो बहुत घबरा रही थी
उनकी बात पर कुछ सोचकर कहा, मैं यहाँ शादी कर आई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, उससे जान बचाकर भागी हूँ और घर का कोई नंबर मिल नहीं रहा। तब उन दोनों माँ बेटी को उसके रोने पर तरस आया और कहा, क्या तुम्हारा हस्बैंड ब्रिटिश है? तब हूर ने हाँ में जवाब दिया और उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा, यही होता है बाहर मुल्कों की बच्चियों के साथ, पहले वो उनको शादी करके ले आते हैं फिर उन पर जुल्म करते हैं। तब उसकी बहन ने कहा, बेटा क्या तुम्हारे परिवार वालों को पता है तुम्हारे बारे में? और हूर ने रोते रोते गर्दन ना में हिलाई। फिर उन दोनों ने उसको चुप कराया और कहने लगी, पता नहीं कैसा हस्बैंड है, इतनी मासूम और प्यारी लड़की पर भी जुल्म कर रहा है। तुम बेटा तब तक यही रहो जब तक तुम्हारी फैमिली की कोई खबर नहीं लग जाए। और हूर को कुछ सुकून हुआ। अब डेविल घर लौटा तो वो गुस्से से पागल हो रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था वो क्या कर दे, कहाँ से वो एन को लेकर आए। और अब बेला और केटी भी वापस महल में आए और अफसोस करने लगी, एन ने ऐसी गलती कैसे कर सकती है, उसने भागकर अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अब रेशा भी सर पकड़ कर बैठी थी, ये एन ने क्या कर दिया। और जेफ बोला, मॉम लोका ने हमें धोखा दिया, वो दुश्मनों से जाकर मिल गई और अब सब घबरा गई। क्या लोका डेडली का साथ दे रही है? और अब रेशा ने मुंह पर हाथ रखा और कहा, क्या रेशा दुश्मनों से मिली हुई है? जेफ ने कहा, हाँ, अभी मुझे डेविल ने बताया, इनको डेविल के खिलाफ लोका ने किया है। और अब रेशा ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब जेफ ने कहा, क्या? मैंने फ़ोन पर लोका को सब बता दिया, एन ही डेविल का एंटीडोट है और वो प्रेग्नेंट है। और अब केटी और बेला ने रोते हुए कहा, हमने भी लोका की बातों में आकर एन पर अपना और डेविल का रिश्ता जाहिर किया, उसने हम सबको फंसाया है। और अब डेविल ने ये सब बातें सुन ली और एकदम गुस्से से उन दोनों की तरफ लपका। तब ही जेफ ने उसको पकड़ लिया। तब डेविल ने गुस्से से कहा, हर उस इंसान ने मुझे धोखा दिया जिस पर मैंने भरोसा किया। और वो दोनों रो रही थी। तब जेफ ने कहा, अब प्रे करो एन मिल जाए, अगर वो नहीं मिली तो बहुत बुरा होगा, वो दुश्मनों के हाथ लग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। तब डेविल गुर्राते हुए कहा, जाएगी, वो डेविल से बचकर कहीं नहीं जा सकती। तब रेशा ने कहा, कहीं वो अपने देश तो नहीं चली जाए। तब डेविल ने कहा, वो कहीं नहीं जा सकती क्योंकि ना तो उस पर पासपोर्ट है और नहीं वीजा, में उसको यहाँ पोर्ट करके लाया हूँ, इसलिए वो स्कॉटलैंड से बाहर नहीं निकल सकती, वो वही कहीं है, मैं बहुत जल्द उसको ढूंढ निकाला लूँगा। और हूर इस घर अंदर वाले रूम में छिपी बैठी थी और बार बार अपने ऊपर स्प्रे कर रही थी। जब वो दोनों माँ बेटी उसके पास खाना लेकर आए और कहा, लो बेटा कुछ खा लो, तुम जब से आए हो इस रूम में अंदर छुपी बैठी हो, यहाँ कोई नहीं आ सकता, ये जगह शहर से बाहर है। और फिर एन ने डरते डरते खाना खाया और उन दोनों उसको देखकर सोचा, कितनी प्यारी लड़की है और कितना डर बैठा दिया है इसके कामने हस्बैंड ने। और अब वो हूर से हल्की फुल्की बातें करने लगी उसका डर कम करने के लिए। और हूर को तब ही पता चला वो इंडिया से आकर इस देश में फंस गए हैं और अब उन पर इतना पैसा नहीं है कि वो अपने देश वापस जा सके, इसलिए नौकरी करके अपना पेट भरते हैं। वो लड़का जो हूर को अपने साथ लाया वो किसी की टैक्सी चलाता है और उसकी बहन एक हॉस्पिटल में नर्स है। और हूर ने उनकी परेशानी देखकर अपनी वो अंगूठी जो उस लड़के ने ईमानदारी से वापस कर दी थी, ये कहकर ये करोड़ों रुपए की है, वो ये नहीं ले सकता। तब हूर ने वो अंगूठी चुप के उनके एक बॉक्स में रख दी ताकि इनकी हेल्प हो जाए। और अब सब बातें कर रहे थे जब उस लड़के ने जो हूर को लेकर आया था, उसका नाम बंटी था, उसने टीवी ऑन किया और न्यूज़ पर लगा लिया। और हूर जो उनके साथ बैठी थी एकदम चीख मारकर उनसे लिपट गई, क्योंकि टीवी ऑन होते ही डैनियल का फेस सामने आया और वो सब उसको हैरत से देखते रह गए। एपिसोड 35। हूर डैनियल का फेस देखकर घबरा गई थी और अब उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ है, आप इनका फेस देखकर क्यों घबरा गई? तब एन ने कहा, इनका फेस मेरे हस्बैंड से मैच होता है। तब बंटी ने कहा, हाँ, ये नॉर्मल सी बात है, यहाँ हर तीसरे ब्रिटिश की आंखें नीली और बाल गोल्डन है, लेकिन ये नहीं हो सकते क्योंकि ये इस देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट और ऑनरेबल पर्सन हैं। दुनिया भर में इनको मेडिसिन सप्लाई होती है, इनकी वजह से आज ये देश डिसीज फ्री है और ये इतने अच्छे इंसान हैं। यहाँ के जो अंडर पॉवर्टी लाइन में आते हैं उनको इनकी कंपनी फ्री मेडिसिन देती है, इसलिए इनकी बच्चा बच्चा इज्जत करता है और इनको कई सम्मान दिए गए हैं। लेकिन ये कभी ना तो कोई अवार्ड लेने जाते हैं और ना किसी न्यूज़ या मैगजीन के लिए इंटरव्यू देते हैं, बस इनकी वेबसाइट है इनके बारे में जानने के लिए। और वो लड़का दिल खोलकर डैनियल की तारीफ कर रहा था और एन ये सोच रही थी, अगर इस इंसान की रियलिटी अगर मैं इन सबको बता दूं तो ये यकीन भी नहीं करेंगे। और एकदम इनको वॉमिटिंग लगी और वो मुंह पर हाथ रख कर भागी। और अब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो बंटी की माँ ने पूछा, क्या हुआ है बेटा, सब ठीक है? तब एन ने कहा, पता नहीं आंटी, कुछ टाइम से अजीब सा मन हो रहा है और बार बार वॉमिटिंग लगती है। तब उसकी बहन ने कहा, तुम लेटो बेटा। वो एक नर्स थी, अब अपने कान पर थॉटोस्कोप लगाकर उसके पेट को चेक करने लगी और फिर उसने एन को मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, मुबारक हो बेटा, आप माँ बनने वाली है। और एन हैरत से उन दोनों को देख रही थी और आहिस्ता से बोली,
माँ। और अब उसकी बहन ने कहा, हाँ माँ। और अब बंटी की माँ बोली, बेटा तुम्हें अपने हस्बैंड से बताना चाहिए, क्योंकि वो कितना भी बुरा इंसान सही, वो अपने बच्चे के लिए तो बुरा नहीं होगा। और अब एन को उसका मॉन्स्टर रूप याद आया, और एन जो बच्चे का सुनकर बहुत खुश हुई। और जब उसको याद आया ये एक मॉन्स्टर का बच्चा है, तो ये इंसान कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये भी एक मॉन्स्टर ही होगा। और अब एन बुरी तरह घबराने लगी और कहा, आंटी मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तब वो दोनों परेशान होते हुए कहा, बेटा तुम ऐसे क्यों कह रही हो, ये बच्चा तुम्हारा है, भले ही इसका बाप एक बुरा आदमी हो, लेकिन बेटा कोख तो तुम्हारी है, पलेगा तो ये तुम्हारे पेट में, तो इसे क्यों मारना चाहती हो। और अब एन ने सोचा, इनको मैं क्या बताऊं, जिसको ये इंसान का बच्चा समझ रही है असल में वो एक मॉन्स्टर की औलाद है जिसको मैं पैदा नहीं करूंगी। और फिर से हूर ने कहा, आंटी प्लीज आप मेरी हेल्प कर दे, मैं इस बच्चे को अपने पेट में पालना नहीं चाहती। और अब उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, आप कल मेरे साथ हॉस्पिटल चलना, मैं वहां आपका बच्चा अबॉर्ट करा दूंगी। और अगले दिन हूर अपना हुलिया बदल कर हॉस्पिटल में गई और वहां उसके कुछ टेस्ट हुए और उसको अगले दिन आने का कह दिया। अब वो उनके साथ वापस उनके घर आ गई। बंटी टैक्सी लेकर जाने की तैयारी कर रहा था और उसकी माँ और बहन इनके बारे में बात कर रही थी। बंटी, मुझे तो लगता है ये लड़की ज्यादा ही परेशान है अपनी मैरिड लाइफ से, तभी अपना बच्चा तक गिराना चाहती है, जबकि एक औरत के लिए तो उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है और वो उस बच्चे को ही मारना चाहती है। अभी वो बैठे बात ही कर रहे थे जब उनके घर के सामने 6-7 ब्लैक कलर की लग्जरी गाड़ियां रुकी और अब वो तीनों एकदम घबरा गए कि उनके घर आज तक कोई गाड़ी वाला नहीं आया और यहाँ इतनी गाड़ियां एक साथ। और अब उनमें से ब्लैक कलर के सूट बूट में हाथ में राइफल लिए कितने सारे गार्ड उतर कर खड़े हो गए और एक ने जल्दी से दरवाजा खोला और अब उसमें से एक ब्लैक हुडी जैकेट पहन और सर पर जैकेट का कैप पहने और ब्लैक खोपड़ी के टैटू का मास्क लगाए और आंखों पर ब्लैक चश्मा और हाथों में ब्लैक ग्लव्स पहने एक 6 फुट का लंबा चौड़े जिस्म का एक बॉडी बिल्डर इंसान निकला। और वो तीनों उसको देखते रह गए और अब वो अंदर आया और इनका फोटो उनको दिखाते हुए अपनी डेविल वॉइस में कहा, वेयर इज दिस गर्ल। और उसकी माँ बहन इतना डर गई, उन्होंने उंगली से अंदर की तरफ इशारा किया और बंटी अभी उसको रुकने के लिए आगे बढ़ने को हुआ, लेकिन उसकी बहन ने कंधा पकड़ लिया क्योंकि वो जान गई थी वो बहुत खतरनाक लोग हैं। और अब डैनियल अंदर गया और एन अंदर एक छोटे से कमरे में अपने घुटनों में मुंह देकर बैठी थी जब किसी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसने एक झटके से मुंह उठाकर देखा और अपने सामने डैनियल को देखकर एन ने एक झटके से सांस खींचा और एक झटके से पीछे को हो गई और फिर वो चीखती रही और डैनियल ने उसको उठाकर कंधे पर डाल लिया और गाड़ी में डालकर ले गया और एक एक करके वो गाड़ियां धूल उड़ाती हुई चली गई। और अब बंटी बाहर भाग कर आया और उसने देखा हर गाड़ी की नंबर प्लेट पर डैश लिखा था। और अब बंटी ने अपना सर पकड़ा और अंदर आकर अपनी माँ से कहा, ये गाड़ियां तो न्यूज़ में दिखाई गई थी, कहीं ये डैनियल सर तो नहीं और रोजी उनको वाइफ तो नहीं। अब उसकी बहन ने कहा, तू शायद सही कह रहा है क्योंकि उस लड़की का हुलिया बता रहा था वो लड़की किसी बहुत ऊंचे घराने की है। और अब एन बुरी तरह कांप रही थी डैनियल के फेस एक्सप्रेशन देखकर, क्योंकि वो उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। और हूर बिल्कुल खामोश थी क्योंकि उसको लग रहा था वो उससे बच निकलेगी, लेकिन डैनियल ने उसको 24 घंटे में ढूंढ निकाली और अब वो बुरी तरह डर रही थी डेविल उसके साथ क्या करेगा। और अब वो उसको खींचता हुआ अंदर लाया और वो बुरी तरह रो रही थी और बार बार कह रही थी, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ डेविल, तुम मुझे जबरदस्ती कब तक रख लोगे, मैं फिर से भाग जाऊंगी। और वो डेविल उसको खींचता हुआ बेसमेंट की तरफ ले गया। और अब रेशा बेला किटी उसको देख रही थी और रेशा की भी डैनियल के एक्सप्रेशन देखकर हिम्मत नहीं हो रही थी उसको रोक ले। अब बेला ने घबराते हुए कहा, वो उसको बेसमेंट में ले जा रहा है, एन ने भागकर बहुत गलत किया है। और अब डेविल उसको बेसमेंट के दरवाजे के पास लाकर उसके रेशमी बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, भागने का बहुत शौक है तुम्हें तो अब भागो जितना भाग सकती हो, क्योंकि अब तुम्हें डैनियल नहीं बचाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे सामने डेविल खड़ा है। और अब उसको डेविल ने अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद करके खुद दरवाजे से टेक लगाकर सीने पर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। और अब एन ने देखा वो अंधेरा कमरा है और वो घबराने लगी, लेकिन तभी एक लाल रंग की हल्की सी रोशनी जली और एन की हल्के बल चीखी, क्योंकि अब उसके सामने सांपों का ढेर लगा हुआ और उसकी चीख से सारे सांप इधर उधर भागने लगे और एन बुरी तरह चीखकर बेसमेंट में भाग रही थी। और अब वो दरवाजे पर आए और दरवाजा बजाकर चीख कर कह रही थी, डैनियल मुझे बाहर निकालो प्लीज, यहाँ सांप है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज दरवाजा खोलो, डैनियल प्लीज ओपन द डोर। और वो पूरी ताकत से चीख रही थी और पूरी ताकत से दरवाजा पीट रही थी और डैनियल बिल्कुल खामोश होकर उसकी चीखें सुन रहा था।
और अब सांप एन के ऊपर चढ़ने लगे और एन पूरी ताकत से चीखी, सांप सांप सांप, और उनको जल्दी से अपने ऊपर से हटाया, लेकिन तभी दूसरा फिर तीसरा उसके ऊपर चढ़ना लगा और एन बुरी तरह रो रही थी और कह रही थी, डैनियल मुझे माफ कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, प्लीज मुझे बाहर निकालो, प्लीज दरवाजा खोलो। और वो चीखते चीखते दोनों हाथों से दरवाजा बजा रही थी और पूरी ताकत से चीखें मार रही थी और उसकी चीखें बेला, किटी, रेशा और जेफ तक आ रही थी और उन तीनों का दम सूख रहा था घबराहट से। और अब जेफ हिम्मत करके डेविल के पास गया और कहा, डेविल प्लीज खोल दो दरवाजा, अब उसकी चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही, वो बच्ची है, सब लोग बहुत प्यार करते हैं उससे, किसी से उसकी चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही। तब डेविल ने गुस्से से उसकी तरफा देखते हुए कहा, क्या तुम लोग उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? जब मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम भी करो, और अगर नहीं हो रही तो चले जाओ। और जेफ खामोशी से चला गया और अब एन पागलों की तरह चीखते चीखते इधर उधर भाग रही थी और सांप उसके पीछे दौड़ रहे थे और अब एन चीखते चीखते बेहोश हो गई थी और कुछ देर बाद खामोशी छा गई। और अब डैनियल ने दरवाजा खोला और अंदर गया और देखा एन फर्श पर बेहोश पड़ी है और उसके ऊपर सांप चढ़ रहे थे और डेविल को देखते ही सारे सांप भाग गए। वो सब सांप डेविल के ट्रेन थे, उसके इशारे पर चलते थे और अब उसने एन को गोद में उठाया और रूम में ले गया और हूर सोते सोते भी अपने ऊपर से सांप सांप करके झाड़ रही थी। अगली सुबह डैनियल रूम में आया और उसकी हरकत देखने लगा, वो अभी तक रात वाली कंडीशन में थी, वो जाग चुकी थी लेकिन होश में नहीं थी, बार बार सांप सांप कर रही थी, वो कभी अपने पैरों को झाड़ती कभी बैग को झाड़ती, जैसे अभी तक उसके आसपास सांप चल रहे हो। डैनियल ने ब्लैक कोट पहना था, वो भी बिना टी शर्ट के, जिसमें से उसकी सामने की पूरी बॉडी चमक रही, कान में बालियों के साथ नीचे एक स्टार का इयररिंग लटका हुआ था, आंखों के अंदर ब्लैक शेड लगा जिससे उसकी आंखें बहुत डेंजर लग रही थी, बालों को जेल से सेट किया था और हाथ में विस्की का गिलास था। वो अब उसके सामने पूरी तरह डेविल के रूप में था और ध्यान से एन हर हरकत देख रहा था और अब उसने हाथ में पकड़ा विस्की के गिलास की सारी विस्की उसने एन के मुंह पर फेंक दी और एन एकदम होश की दुनिया में लौट आए और एकदम उसने डेविल को सामने खड़ा देखा और बहुत ज्यादा घबरा गई। वो जान गई वो कितना बेरहम है, उसने कल कितना पुकारा था उसे लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। अब डेविल धीरे धीरे उसके पास आया और एन घबराहट से पीछे को हो गई और उसने बेड के क्राउन से अपना सर लगा लिया क्योंकि डेविल उसके चेहरे के पास आ रहा था और अब वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया, इतना कि डेविल की सांसें एन के मुंह पर पड़ रही थी और उसकी सांस से शराब और सिगरेट की सेमल आ रही थी, इसलिए एन पीछे को खिसक रही थी और अब वो बिल्कुल सामने आ गया और एन ने अपना फेस दूसरी तरफ घुमाया लेकिन डेविल ने उसका मुंह भींचकर अपनी तरफ किया और तकलीफ से एन की आंखों से आंसू निकलने लगे। तब डेविल ने कहा, ये आंसू और तकलीफ तुमने खुद चुनी है अपने लिए एन, तुमने भागकर जो मेरे दिल में जख्म दिया है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन धोखा नहीं। क्या सोचा था तुमने डेविल? तुम तक पहुँच नहीं सकता एन, अगर तुम दुनिया के किसी कोने में तो क्या कब्र में पहुँच गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र से निकाल कर तुम्हारी बॉडी को अपने सामने लैब में रख लूंगा लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इसलिए अब मुझसे दूर जाने का भी सोचा तो बेसमेंट का दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम मर नहीं जाओ। और एन रो रही थी और अपने आप को उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तब डेविल ने कुछ सोचकर कहा, क्या कहा था तुमने? मैं तुम्हारे जिस्म को हासिल करने के लिए झूठी कहानी सुना रहा हूँ। एन, मुझे अफसोस है तुम मुझे जान ही नहीं पाए। अब डेविल ने गुस्से तकलीफ से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एन, मैं जिस्म का भूखा नहीं हूँ, मैं प्यार का भूखा हूँ, इसलिए मैं तुमसे बार बार प्यार मान रहा था, वरना डेविल को जिस्म की कमी नहीं है। गर्ल्स बॉडीज लाइंग एट माई फीट, लड़कियों के जिस्म मेरे पैरों में पड़े हैं और मैंने कभी तुम्हारे जिस्म को भी पाना नहीं चाहा, बस तुम्हारा प्यार चाहता था, बल्कि तुम खुद तड़प रही थी मेरे करीब आने के लिए। और अब एन की आंखें शर्मिंदगी से झुक गई। और तुम क्या सोचती हो तुम मुझे पास आने से रोक सकती हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है एन, तुम मुझे अपने पास आने से रोक सको, क्योंकि ये जिस्म मेरा है, मैं मालिक हूँ इस जिस्म का, तुम्हारे सर के बाल से तुम्हारे पैर के नाखून तक सब मेरा है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं अपनी मॉम के वादे से बंधा हूँ। मैंने वादा किया था उनसे, मैं कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी तुम्हारे पास तुम्हारे जिस्म के लिए नहीं आया और तुम सोचती हो मैं तुम्हारे जिस्म को पाने के लिए मॉम डैड की मरने की झूठी कहानी सुना रहा हूँ। आज मुझे दुख हो रहा है तुम्हारी घटिया सोच पर। और अब एन, अब बाहर में जाओ तुम, तुम्हारा जिस्म और तुम्हारा प्यार, आई स्पीट ऑन योर बॉडी, मैं थूकता हूँ तुम्हारे जिस्म पर। अब तुम रो रो कर गिड़गिड़ा कर भी मुझे अपने पास बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा। और डेविल उसको बेड पर धक्का देकर चला गया
और एन मुंह पर हाथ रखकर सिसकने लगी और वो जाता जाता उसको नीचे आने का ऑर्डर दे गया। करेक्ट योर अपीयरेंस एंड कम डाउन इमीडिएटली, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू। और वो नीचे चला गया और अब एन को उसका हर हाल में ऑर्डर मानना था क्योंकि वो जान गई थी वो जितना अच्छा था उसके अंदर का मॉन्स्टर इतना ही बेरहम है। और अब एन नीचे आए लेकिन वो अब डैनियल के बराबर वाली चेयर पर ना बैठकर तीसरी चेयर पर बैठ गई और डैनियल को फिर गुस्सा आया और गुर्राते हुए कहा, एन यहाँ आकर बैठो। और एन खामोश थी। तब डैनियल ने एक हाथ से उसको चेयर के साथ उठाकर अपने पास रख ली और एन की चीख निकल गई क्योंकि अब वो उसके सामने अपनी पावर नहीं छुपा रहा था क्योंकि जब वो सब जान ही गई है तो छुपाना क्या। और सब एकदम से खामोश थी क्योंकि उन सबको अंदाजा था उसकी पावर का, लेकिन इनके सामने हर बार नया खुलासा होता तो वो डर जाती क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा था वो हकीकत की दुनिया में नहीं है, किसी डरावनी कहानी या कोई जादुई दुनिया में है और उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता था। और अब एन बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और डैनियल खामोशी से ब्रेकफास्ट कर रहा था और सब भी नॉर्मल होकर बैठे थे, बस इन्हीं नॉर्मल नहीं थी। अब एन ने डरते डरते चम्मच प्लेट में चलाई तो कांच के प्लेट पर उसके हाथों की कपकपाहट से चम्मच प्लेट पर बजने लगी और प्लेट में चम्मच बजने की आवाज़ सबको आ रही थी और डैनियल के गुस्से का पारा हाई हो रहा था क्योंकि वो खा नहीं रही थी बल्कि बैठी बैठी कपकपा रही थी। तब डैनियल ने गुस्से से कहा, एन बिहेव, और उसने फौरन चम्मच प्लेट में छोड़ दी और अब डैनियल गुस्सा बर्दाश्त करता हुआ बाहर निकल गया और एन उसके जाते ही बुरी तरह रोने लगी। और तब उसको और रेशा आंटी उसके पास आई और प्यार से उसको समझाने लगी, एन बेटा क्यों इतना डर रही हो, वो तुम्हारा डैनियल ही है, मत डरो उससे इतना। तब एन ने कहा, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं आप लोगों की दुनिया की नहीं हूँ, मुझे इस डेविल के साथ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दे। तब रेशा ने कहा, बेटा वो तुम्हारे लिए डेविल नहीं है। तब एन ने आंसू साफ करते हुए कहा, वो मेरे लिए भी डेविल है, जो उसने कल किया मेरे साथ वो एक बेरहम दरिंदा ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं। तभी डैनियल उसके सामने आया और एन एकदम रेशा आंटी से लिपट गई। तब डैनियल ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए डेविल नहीं सुनना चाहता, लेकिन तुम्हें डैनियल का प्यार से समझाई हुई बात समझ नहीं आती, लेकिन अब अगर तुम मुझे डेविल मान रही हो तो अब तुम्हें डेविल के तरीके से समझना पड़ेगा। और अब डैनियल ने एन का हाथ पकड़ा और एक छुरी निकाली और एन खौफ से नहीं में गर्दन हिलाने और डैनियल खींची और उसकी कलाई पर डेनी लिखने लगा और एन चीखें मार रही थी क्योंकि डैनियल चाकू से नाम बोल रहा था और उसकी कलाई से खून बह रहा था और एन बुरी तरह बिलख रही थी और डैनियल डेविल बनकर उसे कोल्ड वॉइस में कह रहा था, मैं तुम्हारा डेनी हूँ और अगर दोबारा डेविल बोलने का इरादा हो तो अपने हाथ को देख लेना। और डैनियल बहुत सफाई से उसके हाथ पर डेनी लिख रहा था ताकि उसकी कोई नस ना कटे और एन बुरी तरह तड़पते हुए कह रही थी, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत काटो, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे इतनी सजा दे रहे हैं। और बेला और केटी के चेहरे पर हवैया उड़ रही थी कि जिस लड़की को वो इतना प्यार करता है जब उसके लिए इतना बेरहम हो रहा है तो हमारे साथ क्या करेगा। अब उनको डर लग रहा था कहीं डेविल को उनके बारे में कुछ पता ना चल जाए। और अब उसने एन की कलाई पर डेनी लिख दिया और एन बुरी तरह तड़प रही थी और अब डैनियल ने उसका मुंह पकड़कर ऊपर करते हुए कहा, अब अगर दोबारा मैंने तुम्हारे होठों पर डेविल नाम सुना तो अगली बार नाम तुम्हारे होठों पर लिखूंगा, इसलिए अब बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। और फिर डैनियल बेला से स्प्रे मंगाया और उसकी कलाई पर किया और उसका खून रुक गया, लेकिन डेनी नाम लिखा हुआ था और अब एन उसको बेयकीनी से देख रही थी और डैनियल उसकी आंखों में ज़्यादा देर ना सका और उठकर बाहर निकल गया। और एन अब आहिस्ता से उठकर चली लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए और वो वही जमीन पर गिर गई। एपिसोड 36। डेसी एन बेहोश होकर गिरी, रेशा एकदम चीखी, एन। और डैनियल पलक झपकते ही वहां पहुंचा और उसको बेहोश देखकर जल्दी से उसको गोद में उठाया और रूम में लेकर गया। और रॉबर्ट ने एन को चेक किया लेकिन उसको होश नहीं आया तो डैनियल फौरन उसको हॉस्पिटल लेकर गया। और अब चारों तरफ एन को डॉक्टर्स ने घेर रखा था और डैनियल बाहर परेशानी से टहल रहा था और साथ में सब खड़े थे जब लीसा और एक डॉक्टर बाहर निकला और डॉक्टर ने कहा, चीफ योर हाइनेस की कंडीशन क्रिटिकल है। तब डैनियल ने परेशान होते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल। तब डॉक्टर ने कहा, चीफ योर हाइनेस को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, वो प्रेग्नेंट भी है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपका बच्चा और बीवी दोनों डेंजर जोन में है, दुआ करो उनको होश आ जाए वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर डैनियल को अपनी लैंग्वेज में समझा रहा था और अब डैनियल पलक झपकते ही एन के पास गया और उसको एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह सीने में दबोच लिया, लेकिन एन की गर्दन और हाथ मुर्दे की तरह लटक रहे थे और अब डैनियल उसको फटी फटी आंखों से देख रहा था। और अब उसका गुस्सा उतरा और उस पर डैनियल की जुनूनी मोहब्बत हावी होने लगी।
और अब उसको एहसास हुआ उसने गुस्से में एन के साथ क्या कर दिया है। अब वो उसको बेयकीन से देखता हुआ यही सोच रहा था, डैनियल ये एन है तुम्हारी एन जिसको तुम एक कांटे की चुभने तक की तकलीफ नहीं देना चाहते थे, और आज तुमने डैनियल इसको मौत के मुंह में ला छोड़ा। अब उसके अंदर का डैनियल उससे लड़ रहा था। ये वही लड़की है डैनियल जिसकी एक झलक देखने के लिए तुम हजारों मील का सफर तय करके जाते थे, और आज इसको खुद से इतनी दूर कर दिया। अगर ये दूर हो गई तो क्या जी पाओगे? क्योंकि तुम्हारी दुनिया एन है, तुम्हारे जीने की वजह एन है, तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश एन है। इसको देखे बिना तुम सांस नहीं ले सकते। अगर ये मर गई तो जी पाओगे? और ये सवाल आते ही डैनियल की दिमाग की नसें फटने लगी, और अब डैनियल ने उसका गाल थपथपाते हुए जुनून और दीवानगी में स्पीड में बोलना शुरू किया, हे एन 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 ओपन योर आइज माय प्रिंसेस, आंखें खोलो। एन मुझसे बात करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एन प्लीज प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं नहीं जी सकता। अब डैनियल ने अपनी उंगली एन के निचले होठ पर रखकर आहिस्ता से नीचे किया, लेकिन उसकी हालत एक मुर्दे जैसी थी। और एकदम डैनियल बौखला गया और अपने बाल उसने मुट्ठी में भींचते हुए कहा, ओ गॉड, ये क्या किया मैंने? और अब दीवानगी में जल्दी जल्दी उसकी आंखों को कभी उसके गालों और उसके होठों को चूमने लगा। एन मेरा बेबी मुझसे बात करो प्लीज, एक बार आंखें खोलो मेरी जान। एन देखो मेरा दिल बंद हो जाएगा, एन प्लीज एक बार आंखें खोलो। और फिर डैनियल ने उसका थपका और कहा, एन हाउ कुड यू डू दिस विथ मी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? अब डैनियल ने उसको झकझोरा, डैम इट, मर जाऊंगा मैं, बात करो मुझसे। और डैनियल पागल हुआ जा रहा था, और सब उसकी दीवानगी और पागलपन देख रहे थे। और अब बेला आहिस्ता से केटी से बोली, आज ये देखकर तो हमें लगता है डेविल हमारा कभी हो ही नहीं सकता। इसकी तो दिल, दिमाग और रग रग में बस एन बसी है। हम तो जबरदस्ती डैनियल और एन के बीच घुस रहे थे। डैनियल तो बस एन का है और एन डैनियल की, और तीसरा कोई है ही नहीं। अब केटी ने कहा, आई थिंक यूर राइट, हम दोनों को अब इनके बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि डेविल के लिए एन ही सब कुछ है, हम कहीं भी नहीं है। और हम दोनों की खुशी डेविल को खुश देखने में है, और डेविल की खुशी सिर्फ इन में है। और अब वो दोनों चुपचाप रूम से निकल गई। और अब डॉक्टर रॉबर्ट और लीसा दोनों रेशा के पास आए और कहा, मम चीफ को रोको, इस तरह से मेम की कंडीशन और बिगड़ जाएगी। हम में से किसी की हिम्मत नहीं है उनको रोकने की, आप ही उनको समझा सकती हो। और फिर रेशा आहिस्ता से उठकर डैनियल के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डैनियल बेटा, एन ठीक हो जाएगी, हौसले से काम लो, ऐसे उसकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। तब डैनियल ने एन का सर आहिस्ता से नीचे रखा और मम से कहा, मम आप कहे ना, ये मुझसे बात करे, इसको लड़ना है लड़े मुझसे, मारे मुझे, क्योंकि मैंने बहुत हद किया है इसको, लेकिन इस तरह ना करे मेरे साथ। अब मम ने डैनियल का हाथ पकड़कर उसको चेयर पर लाकर बैठाते हुए प्यार से समझाया, डैनियल मेरी बात का भरोसा करो, वो ठीक हो जाएगी। गॉड इतना बेरहम नहीं हो सकता कि तुमसे तुम्हारी एन छीन ले, बस थोड़ा हौसला करो। अब डैनियल खामोश हुआ। रेशा डैनियल को अपने बच्चों से ज्यादा डैनियल को इम्पोर्टेंट देती थी। हनी के जाने के बाद वो डैनियल से एक माँ की तरह प्यार करने लगी थी। वो डैनियल को अपना तीसरा बेटा मानती थी। और रेशा के तीनों बच्चे भी डैनियल को बहुत प्यार करते थे, और इसलिए अब तक वो सब साथ थे। और डैनियल भी उनको अपना मानता था और मम को अपनी मॉम की तरह समझता और उनको हर बात मानता था। इसलिए रेशा के समझाने पर वो कुछ शांत हुआ, और अब एन की तरफ देखते हुए दुख से बोला, मम, एन का बचपन मेरे सामने गुजरा है, वो कितनी लाडली थी सबकी, कोई उसको डांटने से भी डरता था कहीं वो रोने ना लगे। और मैं कैसे भूल गया, वो एक फूल जैसी लड़की है जो गर्म हवा से भी मुरझा जाती है, और मैंने अपने गुस्से में कुचल दिया इस फूल जैसी लड़की को। और अब डैनियल ने अपना सर अपने हाथों की मुट्ठियों पर रखा, क्योंकि अब वो इनकी इस हालत का खुद को दोषी मान रहा था। मम ने उसको बहुत समझाया, और डैनियल ने सबको अपने रूम में भेज दिया। खुद एन के पास था, और रात भर वो दिल ही दिल में गॉड से एन को मान रहा था। और अगली सुबह एन के हाथों ने लर्जिश की जो डैनियल के हाथों में था, और डैनियल जो सिर्फ आंखें बंद करके चेयर की बैक सर टिकाए बैठा था, एकदम एन के हाथों को अपने हाथों में हिलता महसूस करके उसने फौरन आंखें खोल दी। और अब डैनियल ने देखा एन आहिस्ता से आंखें खोलकर दीवारों को और छत को तक रही है। और अब एन की नज़र डैनियल पर गई और उसको डे से सब याद आने लगा, और यही आकर डैनियल का दिल बंद होने लगता था, क्योंकि वो हर बार एन के मुंह से अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और फिर एन ने उसको देखकर फिर से रोने की तैयारी पकड़ी, लेकिन तभी डैनियल ने आहिस्ता से उसके होठों पर उंगली रखकर उसको चुप कराया और प्यार से उसको सीने से लगा लिया। और उसके पास आते ही एन कुछ खामोश हुई, और कुछ देर बाद सब उसको देखने आने लगे। और अब बेला और केटी ने भी मुस्कुराकर उसको रोज देकर गेट वेल सून कहा, लेकिन एन ने उनमें से सिर्फ रेशा आंटी का बुके लेकर थैंक यू कहा। वो सबसे अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी, लेकिन बेला और केटी को उसकी किसी बात का बुरा नहीं लगा,
क्योंकि उनको डेविल से बहुत प्यार था और अब उनको उसके प्यार से भी प्यार हो गया था। और एक दिन हॉस्पिटल में रुककर एन को वापस रूम में ले आए। इस बीच डैनियल उसके सामने नहीं आया था। डैनियल खामोश खड़ा था जब उसके फ़ोन पर कॉल आया। डैनियल के खास आदमी ने बताया, चीफ, मिर्जा हाउस ताला लगा है। मैंने आसपास के लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया वो अचानक ही कहीं चले गए हैं। और अब डैनियल समझ गया वो मुसीबत में फंस चुके हैं। और अब डैनियल ने एक कॉल किया तो उसको बताया गया, चीफ, वो उनको डेडली आका ने अपनी कैद में रखा हुआ है और आप बेफिक्र रहे, हमारे आदमियों ने उन पर पूरी नज़र रखी हुई है, हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। और फिर डैनियल ने उनको सभी डायरेक्शन दी और कॉल बंद कर दिया। और अब उसके पास एन की केयर टेकर आए और कहा, चीफ, योर हाइनेस इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, एवरीवन इज फोर्सिंग हर, रेशा मम वांट्स यू टू टॉक टू योर हाइनेस। चीफ, योर हाइनेस मेडिसिन नहीं ले रही है, सब उनको फोर्स कर रहे हैं। रेशा मम चाहते हैं आप योर हाइनेस से बात करें। अब डैनियल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ऑक, आई विल टॉक। और अब वो इनके रूम में आया। एन ने वाइट शर्ट पहनी थी और ब्लू कैप्री जीन्स पहनी थी और अपने दोनों नाजुक से दूधिया पैर ऊपर लॉन्च सोफे पर करके और अपने चिन अपने घुटनों पर रखकर बैठी थी। एन खामोश सी ग्लास वॉल के पास बैठी शीशे के बाहर का नाराज देख रही थी और उड़ते हुए उन आज़ाद परिंदों को हसरत भरी निगाह से देख रही थी। जब उसको एहसास हुआ कोई उसके पास आकर बैठ गया है, एन ने नजरें घुमा कर देखा तो वही दुश्मन जहाँ बैठा था और वो दिन ब दिन और हैंडसम होता जा रहा था। जितना एन उसको खौफनाक समझती, अब उसको देखकर कभी कभी उसको अपनी नज़रों पर डाउट होने लगता। सच क्या था वो जो उसने तब देखा था या ये जो वो अब देख रही है? डैनियल ने ब्लैक गले को कवर करती बॉडी फिट हाईनेक पहनी थी जिसने उसकी बॉडी का हर कट चमक रहा था और ब्लैक जीन्स स्टाइलिश तरीके से गोल्डन बालों को जेल से सेट किया हुआ था और उसके आईब्रो में लगी पिन और कान में पहनी 3 सिल्वर गोल्ड बलिया और नीचे चमकता डायमंड का स्टार इयरिंग और सुर्ख सफ़ेद रंग और सफ़ेद हाथों में पहने ब्लैक बेंच और गैजेट वॉच और उसकी चमकते उंगलियों की टैटू उसकी खूबसूरती एन के हवासों पर छाने लगी थी और उसकी नीली आंखों दे से उसको देख रही थी। एन को अपना आप संभालना भारी हो रहा था और उसको देखकर एन यही सोच रही थी, कैसे यकीन करेगा कोई इस दीवाना कर देने वाले चेहरे के पीछे एक मॉन्स्टर छुपा बैठा है। और अब एन को उसका वो रूप याद आया और फिर से एन की धड़कनें तेज होने लगी। ये बात एन आज तक नहीं जान पाई थी। उसके करीब आते ही कोई उसके धड़कने रफ्तार से क्यों दौड़ने लगती थी, खौफ से या उसके एहसास से। और फिर एन थोड़ा सा खिसक कर दूर हुई और डैनियल भी खिसक कर उसके पास हुआ और एन फिर से खिसक गई और डैनियल भी उतना ही खिसक गया और वो आगे को होती तब डैनियल ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, इससे ज़्यादा मूव करोगी तो नीचे गिर जाओगी। और अब एन वहाँ से उठकर जाने लगी। जब डैनियल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, एन, तुम मेडिसिन क्यों नहीं ले रही हो? फिर एन ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब मैं ठीक हूँ। अब एन डैनियल को देखकर चीखें नहीं मारती थी क्योंकि कहते हैं डर का बार बार सामना करने से या तो इंसान मर जाता है या फिर उसका डर कम हो जाता है। और अब एन का भी उसके सामने डर कम हो गया था, लेकिन उसके पास आने से उसको कुछ खौफ आता था क्योंकि वो उसका वो रूप नहीं भूल पाई थी। तब डैनियल ने आहिस्ता से कहा, एन, ये कब तक चलेगा? कब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी? कब तक तुम मुझे खुद से दूर रखोगी? अब बस कर दो एन, मैं थक चुका हूँ इस सब से। अब मुझसे दूर नहीं रहा जा रहा, नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। एन, भूल जाओ सब कुछ, जो कुछ देखा, जो सुना, और फिर से हम दोनों अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करेंगे। मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा एन, और सब छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। ये अपनी कंट्री, वो लोग जिनको तुम मेरे पास नहीं चाहती। उसका इशारा बेला और केटी की तरफ था। और जिस कंट्री में तुम जाना चाहती हो वहाँ तुम्हें लेकर जाऊंगा। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे एन, जिसमें तुम रहोगी, मैं रहूंगा और हमारा बेबी रहेगा। वो पूरी कोशिश कर रहा था एन को मानने की, जो बिल्कुल पत्थर की मूरत बनी खामोश खड़ी थी। और बच्चे का नाम सुनकर एन ने एकदम उसकी तरफ देखा और चौंकते हुए कहा, क्या आप जानते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ? तब डैनियल हल्के से मुस्कुराया और कहा, मैं फर्स्ट डे से जानता था, आपने मेरा बेबी कंसीव कर लिया है। अब एन गुस्से से उसको देखते हुए कहा, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और अब डैनियल ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। डैनियल ने बात बनाते हुए कहा, क्योंकि आपको बेबी चाहिए था, इसलिए आपके फेस की हैप्पीनेस को अलग तरह से एक्सप्लेन करना चाहता था। और अब एन ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, अब मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। और एक पल में डैनियल के दिल पर एक तीर सा लगा और आहिस्ता से कहा, एन, ये क्या कह रही हो? तुम तो बहुत एक्साइटेड थी ना बच्चे को लेकर, अब ये क्या कह रही हो? तब एन ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश थी बच्चे के लिए, लेकिन इंसान के बच्चे के लिए, किसी मॉन्स्टर की औलाद के लिए नहीं। इसलिए मैं इस बच्चे को एबॉर्ट करना चाहती हूँ।
अब डैनियल को एन की बातें दुख दे रही थी, क्योंकि अब वो भी अपना बच्चा दुनिया में लाना चाहता था। जब से उसको पता चला था उसका बच्चा नॉर्मल होगा, तो वो बहुत खुश था कि अब उसे फिर से एक फैमिली मिल जाएगी। लेकिन अब एन जो कह रही थी वो बातें डैनियल के दिल पर जख्म कर रही थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था। एन अपना बच्चा मारना चाहती है। फिर डैनियल ने उसको समझाते हुए कहा, एन तुम्हारा बच्चा नॉर्मल होगा, मैं मानता हूँ वो एक मॉन्स्टर का बच्चा है, लेकिन वो तुम्हारे एब्डोमिनल से पैदा होगा, उसका बर्थ तुम करोगी एन, तो वो नॉर्मल होगा, बिलीव मी एन। और अब एन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिलीव और आपका क्यों करूँ, अब नहीं कर सकती, और नहीं मैं आपके बच्चे को पैदा करूंगी। अब डैनियल ने सख्त होते हुए कहा, कब तक, मेरे बच्चे तो तुम्हें पैदा करने होंगे एन, क्योंकि मुझे तुमसे ही अपनी फैमिली चाहिए। और एन ने उसके लहजे की सख्ती को भांपते हुए सोचा, हूर तुम्हारी जिद और गुस्से का इस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होगा। अब एन पूरी हिम्मत करके उसके पास आए और उसको प्यार से समझाते हुए कहा, देखो डैनियल, मेरा आपका कोई मैच नहीं, मैं आपकी दुनिया की नहीं हूँ और ना आप मेरी दुनिया से हो, हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। मैं एक ह्यूमन क्रिएचर हूँ और आप मॉन्स्टर क्रिएटर्स हो, आप जिस तरह भी बने, लेकिन अब ये रियलिटी तो यही है, और मैं एक मॉन्स्टर के साथ नहीं रह सकती, और ना किसी मॉन्स्टर के साथ फैमिली स्टार्ट कर सकती हूँ, प्लीज मुझे जाने दे। अब एन ने उसके सामने हाथ बांधते हुए कहा, और अब डैनियल को उस लड़की की बातों को दुख और बेबसी से देख रहा था, और उसकी बातें उसकी रूह पर कोड़ों की तरह पड़ रही थी। लेकिन फिर भी डैनियल ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, एन किसने कहा आपसे मेरा आपका कोई मैच नहीं, जो मैच आपका और मेरा है वो तो दुनिया में किसका नहीं है और नहीं होगा। तुम्हारा और मेरा मैच तो ऊपर वाले ने करके भेजा है, और ये तुम कैसे कह सकती हो हम दोनों की दुनिया अलग है। एन, मेरी तो दुनिया ही तुम हो, और अगर तुम चली गई तो मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और फिर डैनियल ने उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा, एन तुम्हारे माइंड में किसी ने मेरे अगेंस्ट उल्टा सीधा भर दिया है, वरना एन मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। और एन ने अब गुस्से में उसके हाथों को झटका और उससे 2 कदम दूर होकर चिल्ला कर बोली, मैं नहीं करती आपसे प्यार और नहीं कभी करूंगी, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर से प्यार नहीं कर सकती। और अब डैनियल का खून खोल गया और उसके, लेकिन वो उसकी उस दिन की हालत देखकर उसने सब बर्दाश्त किया और कहा, एन प्यार तो तुम्हें करना पड़ेगा मुझसे। और अब एन चीखते हुए बोली, नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, आप मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देंगी तो भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे मॉन्स्टर से प्यार नहीं कर सकती जो मासूम इंसानों को खाता हो, उनका खून पीता हो। एन ने खौफ से सोचते हुए कहा, और फिर एकदम उसकी तरफ देखकर बोली, आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की डैनियल, मैं नॉनवेज क्यों नहीं खाती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद अपने टेस्ट के लिए मासूम जानवरों को खाया जाए। मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते थे जो बेकसूर चींटी तक को मारे। लेकिन अब एन ने रोते हुए पत्थर की बुत की तरह खड़े डैनियल को देखते हुए कहा, और आप तो अनगिनत इंसानों को खा चुके हो, उनका खून पीते हो। ये बात एन ने सीने पर हाथ रखकर दहशत भरी आवाज में कहा, तो आप सोच भी कैसे सकते हैं मैं आपसे प्यार करूंगी, आपके साथ रहूंगी। एन ने चीखते हुए कहा, और अपने पेट से एक और मॉन्स्टर पैदा करूंगी। मैं नफरत करती हूँ ऐसे मॉन्स्टर से, और अगर आप मुझसे डरा कर करवाना चाहते हैं तो अब मैं नहीं डरती आपसे, क्योंकि अब मौत से नहीं डरती, रोज आपके रूप में सामना करती हूँ इस मौत से, और अब मैं जीना नहीं चाहती डैनियल, मुझे आज़ाद कर दो, मेरा दम घुट रहा है, इस महल में मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरे लिए ये जिंदगी मौत से बदतर है। डैनियल मुझे आज़ाद कर दो या मुझे मौत दे दो, एन पूरी ताकत से चीख कर रोते हुए बोल रही थी। और डैनियल उस लड़की को सदमे में फटी फटी आंखों से देख रहा था, जो किस तरह से बिना सोचे समझे डैनियल के दिल को चीर रही थी। और अब एन रोते हुए उसकी तरफ आए और उसके हाथों को अपनी गर्दन पर रखते हुए कहा, डैनियल आपने हजारों लोगों को मारा होगा, मुझे भी मार दे डैनियल, अब जीना नहीं चाहती, अगर आप मुझे जिंदगी नहीं दे सकते तो मुझे मौत दे दे, मार दो मुझे, एन चीख चीख कर कह रही थी। और डैनियल के हाथ बेजान से उसकी गर्दन से फिसल गए, क्योंकि वो तो उसकी खातिर खुद मरने को तैयार था, वो कैसे उसको मार देता। और अब डैनियल का उस लड़की के सामने रुकना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। और अब डैनियल अपने दिल पर हाथ रखकर बहुत रफ्तार से वापस पलटा और बाहर निकल आया, और बहुत तेज दौड़ता हुआ वो बाहर आया और हेलीकॉप्टर को फुल स्पीड में आसमान में उड़ाया। और उसको इस तरह से जाता देख जेफ घबराया और कहा, ये डेविल को क्या हुआ है। और अब डैनियल रात को अपनी माँ की कब्र पर गया और सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, क्योंकि इनकी बातें सुन डैनियल का दिल दर्द से फटा जा रहा था, और उसकी बातें डैनियल के दिल और दिमाग को चीर रहे थे। और अब वो अपनी मॉम की कब्र के बराबर में मिट्टी में उल्टा गिर पड़ा, क्योंकि डैनियल की हालत बहुत अजीब हो रही थी।
उधर जेफ डेविल को ढूंढने के लिए निकल गया। रेशा बहुत परेशान हो रही थी, तभी जिप्सी मास्टर रेशा के पास आए और कहा, डैनियल कहाँ है, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, वो आज कहीं बाहर ना जाए। और रेशा ने कहा, मास्टर अभी डैनियल बाहर ही गया है। और अभी वो कुछ कहती जब रेशा और जिप्सी मास्टर ने एन को लोका के साथ भागते हुए देखा और रेशा ने चीख कर कहा, लोका एन को कहाँ लेकर जा रही हो। और एन ने कहा, मम मैं इस मॉन्स्टर के साथ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। और लोका के साथ बाहर निकल गई। और डैनियल अब अपनी माँ की कब्र के ऊपर लेट गया और अब उसने महसूस किया किसी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और डैनियल ने आंखें खोल दी और अब उसने सामने देखा उसकी मॉम उसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। और फिर डैनियल ने आहिस्ता से कहा, मॉम। और अब डैनियल ने उदास होकर कहा, मॉम क्यों छोड़ गई मुझे यहाँ अकेला, आपके सिवा कोई प्यार नहीं कर सकता मुझसे, आज आपकी इन ने भी मुझे ठुकरा दिया, मैं टूट गया मॉम, मैं हार गया मॉम, मुझे अपने पास बुला लो। और फिर उसकी मॉम ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, डेनी आप तो मेरे स्ट्रॉन्ग बेटे हो ना, आप कैसे गिव अप कर सकते हो और अपनी माँ के फैसले पर भरोसा रखो, एन तुमसे बहुत प्यार करती है लेकिन तुम्हें उसे छीनना पड़ेगा। डेनी तुमने एन को दुनिया से तो छीन लिया लेकिन अब तुम्हें उसको अपनी तकदीर से भी छीनना होगा डेनी, एन सिर्फ तुम्हारी है डेनी, तुम्हें उसके लिए लड़ना है, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें हारना नहीं है। और अब मॉम गायब हो गई और डैनियल खामोश था जब उसके फ़ोन पर कॉल आया और अब डैनियल ने दे से ही कॉल रिसीव की। उसका के खून में आग लग गई जब डैडली आका ने कहा, डैनियल माय बॉय तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारी तीनों खूबसूरत बीवियां मेरे कब्जे में हैं और सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत वो तो मेरे पास ही है। अब डैनियल की नसें फूलने लगी जब डैडली ने कहा, फ़ौरन यहाँ आ जाओ वरना तुम्हारी दोनों बीवियों का सर तुम्हें तोहफे में दूंगा और तीसरी को मैं अपने पास रखूंगा अपनी क्वीन बनाकर, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो इतनी खूबसूरत लड़की को मरेगा। और अब डैनियल ने डेविल वॉइस में कहा, डैडली दूर रह उन तीनों से और एन को हाथ भी लगाया तो तेरी बॉडी के इतने पीस करूंगा लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। मैं डेविल हूँ डैडली, जो अपने शिकार की हड्डियां भी नहीं छोड़ता और तेरी कोई भी मशीन डेविल को उसकी बिना मर्जी की कैद नहीं कर सकती। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और अब डैनियल फोन बंद कर दिया। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।